वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रेनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 29 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है, इसको जानने से पहले आप एक एग्जांपल है उसको देखें। तो एग्जांपल क्या है? हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, यानी शोर सुनकर बच्चा जाग गया। तो इसमें जो बॉय है वो क्या है? वो नाउन है हमारा, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है जो वर्ड, वो हियरिंग है। तो हियरिंग यहाँ पे किस तरह बिहेव कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। कैसे? एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन्स को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे हियरिंग जो है वो बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई का मतलब है कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है। कैसे? हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, यानी कि बॉय क्यों जागा? वो हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर। तो हियरिंग जो है वो हमें एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है कि वो हमें बॉय के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। तो हियरिंग जो है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर हम फिर देखें तो जो वर्ड नॉइज है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हियरिंग में अगर हम गौर करें तो हियर, HER, हियर जो है वो हमारा वर्ब है और वो एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है? नॉइज। तो यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आ गई। एक तो हियरिंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय एक नाउन है। और दूसरा, हियरिंग में एक वर्ब भी शामिल है। वर्ब कौन सा है? बेसिक वर्ब जो है, यानी कि बेस वर्ब जो इसकी है वो हियर है, HER, हियर, सुनना। और ये साथ में वर्ब की तरह एक ऑब्जेक्ट भी ले रहा है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? नॉइज। तो यहाँ पे दो बिहेवियर्स हो गए वर्ड हियरिंग के। हियरिंग जो वर्ड है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं एक्चुअल में। तो इसके दो बिहेवियर्स हमने देख ले, एक तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां से हमने पार्टिसिपल की जो डेफिनेशन है वो डिराइव कर ली। तो पार्टिसिपल की जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करे और जो वर्ब की तरह भी बिहेव करे, वो पार्टिसिपल होता है। और इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास पार्टिसिपल की आई वो ये है कि अ पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच पार्टेक्स ऑफ द नेचर बोथ ऑफ अ वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि ये एडजेक्टिव की नेचर भी शो करता है और वर्ब की नेचर भी शो करता है। और अगर हम अपने एग्जाम्पल को फिर से देखें तो उसमें जो फ्रेज था हियरिंग द नॉइज, ये वाला जो फ्रेज है इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल फ्रेज, यानी कि इसमें एक पार्टिसिपल शामिल है, इसलिए हम इसे पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। और यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं पार्टिसिपल की जो टाइप्स हैं। तो इसकी जो सबसे पहले टाइप हम डिस्कस करते हैं वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि ये एक ऐसे काम को शो करता है जो कि गोइंग ऑन हो, यानी कि जारी हो, इनकम्प्लीट हो, मुकम्मल ना हुआ हो और जारी की हालत में हो, या आप कह लें कि इम्परफेक्ट हो, मुकम्मल ना हो। तो एग्जांपल से इसको मजीद क्लियर करते हैं। पहली एग्जांपल है, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। तो इसमें क्या है? इसमें जो वर्ड कैरिंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये जो कैरी, CARRY, कैरी के साथ ING का इजाफा किया हुआ है, कैरिंग, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है लाउडली नॉकिंग। दूसरी एग्जांपल देखिए, लाउडली नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन। तो इसमें क्या है? इसमें जो नॉकिंग वर्ड है KNOCKING, तो ये वर्ड हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे काम कर रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक जो हमें पहचान सामने आई वो ये है कि ये ING वाली फॉर्म होती है। तो इसी तरह तीसरी और चौथी एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि द चाइल्ड थिंकिंग ऑल वाज सेफ अटेम्प्टेड टू क्रॉस द रोड। तो इसमें थिंकिंग जो है, यानी कि ING वाली फॉर्म, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और चौथी एग्जांपल में ही रश्ड इनटू द फील्ड एंड फोरमोस्ट फाइटिंग फेल। तो इसमें जो फाइटिंग है, यानी कि FIGHT, फाइट, और उसमें ING का इजाफा करते हुए फाइटिंग जो वर्ड हमारा है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो पहचान हुई वो ये हुई कि उसमें ING का इजाफा होता है बेस वर्ब के साथ। अब अगर आप एग्जांपल नंबर 1 को फिर से देखें तो उसमें ये है कि कैरिंग के साथ बास्केट जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आई हुई है। तो अगर आपका जो बेस वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो तो वो साथ में ऑब्जेक्ट भी लेता होता है, यानी कि कैरिंग में जो बेस वर्ब है वो कैरी है और कैरी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके साथ बेस बास्केट जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गई। तो कैरिंग बास्केट, तो बास्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो उसमें एक एडवर्ब भी इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले। वो एडवर्ब कौन सा है? लाउडली। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आपको एडवर्ब भी नजर आ सकता है, यानी कि एडवर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट जो टाइप है पार्टिसिपल की वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की जो डेफिनेशन है या उसका बेसिक जो पहचान है वो ये है कि ये
किसी कंप्लीटेड एक्शन को शो करती है, यानी कि वो काम जो काम कंप्लीट हो गया हो या ऐसी बात जो मुकम्मल हो चुकी हो। तो एग्जांपल से इसको मजीद क्लियर करते हैं। पहली एग्जांपल है ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। तो इसमें जो ब्लाइंडेड वर्ड है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि वो एक कंप्लीट काम को शो कर रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप, यानी कि अपने दोस्तों से धोखा खा के वो उसको सब उसकी जो उम्मीदें थी वो गायब हो गई या चली गई। तो डिसीव्ड जो है यानी कि धोखा खा जाना, मुकम्मल काम हो गया है, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल में द मिस स्पेंट इज टाइम लॉस। तो मिस स्पेंट जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। उसके नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है ड्रिवन बाय हंगर ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ड्रिवन जो हमारा वर्ड है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये जो सब के सब एग्जांपल्स में, आखिरी एग्जांपल में लेडन वर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, ये सब के सब कंप्लीट एक्शंस को, यानी कि ऐसे काम जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आपको ज्यादातर जो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं वो ईडी पे या डी पे या टी पे या ई एन या एन पे एंड होते हुए नजर आएंगे। और इन दो मेन टाइप्स यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के अलावा भी पार्टिसिपल की एक फॉर्म है, उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और वो एक ऐसा काम जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो, यानी कि लेट पास्ट में, बहुत पहले का माजी में कहीं कंप्लीट हो गया, उसको शो करने के लिए। और ये रेयरली होता है, यानी कि बहुत कम होता है इसका इस्तेमाल। जैसे कि एग्जांपल्स हमारे पास हैविंग रेस्टेड, तो रेस्टेड जो है वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह वही कॉन्टिन्यूड आवर जर्नी, तो हमने अपना सफर शुरू किया, तो ये एक माजी का काम है और माजी में ही यानी कि पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आपको आईएनजी वाली फॉर्म नजर आएंगी, और जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें आपको ज्यादातर जो है वो ईडी, डी या टी या ई एन पे एंड होते हुए वर्ड्स आपको पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे नजर आएंगे। नेक्स्ट है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में नजर आएगा कि जो पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, यानी कि एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स जो यूज होते हैं वो पार्टिसिपल भी उसी तरह बिहेव करता है। कैसे? पहले एग्जांपल आप देखें, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो आपने ट्रांसलेशन से कुछ नहीं लेना, आपने सिर्फ ये देखना है कि इस सेंटेंस में जो रोलिंग वर्ड है वो हमारा पार्टिसिपल है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके साथ जो नाउन है वो स्टोन है। तो स्टोन को जो क्वालिफाई कर रहा है वर्ड वो क्या है? रोलिंग। तो रोलिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि स्टोन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी एक क्वालिटी बता रहा है। और वो क्या क्वालिटी है कि वो रोलिंग का मतलब होता है, अगर हम उसका लिटरल मीनिंग देखें, लफ्जी मतलब देखें, तो घूमना, या यानी कि गोल चक्कर में घूमना, तो घूमता हुआ यानी कि। तो रोलिंग स्टोन स्टोन की एक क्वालिटी है। तो रोलिंग यहाँ पे एक पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे बताने की जो बात है वो ये है कि जो पार्टिसिपल्स हैं वो एडजेक्टिव्स के तौर पे भी आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। इसी तरह बाकी सारी एग्जांपल में इसी तरह है, वी हैड अ ड्रिंक ऑफ द स्पार्कलिंग वाटर। तो यहाँ पे स्पार्कलिंग जो है वो दूसरी एग्जांपल में पार्टिसिपल है और वाटर जो है वो नाउन है। तो पार्टिसिपल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए स्पार्कलिंग जो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह तीसरी एग्जांपल में लूजिंग गेम, चौथी एग्जाम्पल में बर्न्ड चाइल्ड, और पांचवी में फिनिश्ड मैनर्स, और छठी में लर्नड मैन, और सातवीं में वरीड लुक। तो इसमें जितने भी ब्लू हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आपको स्टोन, वाटर, गेम, चाइल्ड, मैनर्स, मैन और लुक नजर आ रहे हैं, ये सब के सब नाउन्स हैं। और रेड हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं, जो यानी कि रोलिंग, स्पार्कलिंग, लूजिंग, बर्न्ड, फिनिश्ड, लर्नड और वरीड, ये सब के सब जो हैं ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं, और ब्लू हाईलाइटेड जो हैं वो सब के सब नाउन्स हैं। तो कहने की जो बात बताने की वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि पास्ट पार्टिसिपल भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि बर्न्ड, फिनिश्ड, लर्नड और वरीड जो हैं, ये जो आखिरी चार एग्जांपल में इस्तेमाल हुए हैं, ये सब के सब पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। तो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, जोन सा मर्जी पार्टिसिपल हो, वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता हुआ आपको नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो आपने ध्यान में रखनी वो ये है कि जब एडजेक्टिवली यूज होगा, यानी एडजेक्टिव के तौर पे पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा होगा, जैसे कि हमारी पहली एग्जांपल्स में था, तो जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो पैसिव होगा, उसका जो मतलब होगा मीनिंग में, यानी कि वो पैसिव होगा। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो एक्टिव होएगा मतलब में, यानी कि उसकी मीनिंग की अगर हम बात करें तो जो पास्ट पार्टिसिपल है वो पैसिव मीनिंग शो करेगा, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक्टिव मीनिंग शो करेगा। इस बात का क्या मतलब है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। पहली एग्जांपल है,
अ स्पेंट स्विमर। तो इसमें जो स्पेंट क्या है वो हमारा यानी कि एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे स्पेंट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ये क्लियर करना है। यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं तो इसलिए साथ में उसकी टाइप बताना जरूरी है। तो पास्ट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव है, तो ये पैसिव है, मीनिंग में पैसिव है। कैसे? अ स्पेंट स्विमर का मतलब है अ स्विमर हु इज टायर्ड आउट, यानी कि एक ऐसा स्विमर, एक ऐसा तैरने वाला जो थक चुका है। तो इसका ये मतलब है, मतलब की तरफ अब आपने जाना है। तो दूसरी एग्जांपल देखें, अ बर्न्ड चाइल्ड, यानी कि एक जला हुआ बच्चा। तो उसका मतलब है अ चाइल्ड हु इज बर्न्ड। तो एक जला हुआ बच्चा क्या है? पैसिव मीनिंग है, ये एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है अ पेंटेड डॉल, अ डॉल विच इज पेंटेड। इसका मतलब है एक ऐसी गुड़िया जो के पेंट हो चुकी है, यानी कि उसने कुछ नहीं किया, उस पे कुछ हुआ है। यानी कि इनकी पैसिव फॉर्म्स है सब की सब, जहां पे भी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ। पास्ट पार्टिसिपल है ये स्पेंट, बर्न्ड, पेंटेड, ये सब के सब पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, रेड हाईलाइटेड। अब ब्लू हाईलाइटेड जो हैं वो रोलिंग और लाइंग जो हैं, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पहले डिस्कस किया है कि आईएनजी वाले होते हैं। तो अ रोलिंग स्टोन का मतलब है अ स्टोन विच रोल्स। तो यहाँ पे स्टोन का जो कि एक नाउन है, उसका जो एक्शन है वो एक्टिव है, कि वो खुद काम कर रहा है। कि अ स्टोन विच रोल्स, एक स्टोन जो खुद रोल करता है, जो खुद घूमता है। दूसरी एग्जांपल है अ लाइंग विटनेस, यानी कि एक झूठ बोलने वाला, यानी कि विटनेस हु लाइज, एक झूठ बोलने वाला गवाह। कि यहाँ पे गवाह जो है, यानी कि विटनेस जो कि नाउन है, वो खुद एक्टिव है, वो खुद काम कर रहा है, वो खुद लाइंग कर रहा है, यानी कि झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सम अप करें, तो बात को अगर हम मुद्दे की बात बयान करें, तो वो ये है कि जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें मीनिंग जो होगा वो पैसिव होगा, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें जो मीनिंग होगा वो एक्टिव होगा। तो अब हम रिवाइज करते हैं जो बातें अभी तक हमने डिस्कस की हैं पार्टिसिपल के बारे में। तो पहली बात वो ये है कि अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, कि ये वर्बल एडजेक्टिव होता है, यानी इसमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की नेचर पाई जाती है ग्रामेटिकली। दूसरी जो बात है वो ये है कि लाइक अ वर्ब इट मे गवर्न अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन को ये कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमारी एग्जांपल है हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। तो यहाँ पे जो हियरिंग जो कि एक पार्टिसिपल है, वो नॉइज जो कि एक हमारा नाउन है, उसको मॉडिफाई यानी कि क्वालिफाई कर रहा है, या उसको गवर्न कर रहा है, या उसको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह तीसरी अगर हम बात देखें तो वो है लाइक अ वर्ब इट मे बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, यानी वर्ब की तरह, जैसे कि वर्ब एडवर्ब से मॉडिफाई होता है, इसी तरह ये भी एडवर्ब से मॉडिफाई होता है। जैसे हमारी एग्जांपल है लाउडली नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन। तो यहाँ पे जो नॉकिंग है वो हमारा पार्टिसिपल है, और जबकि लाउडली जो है वो एक एडवर्ब है, और ये एडवर्ब लाउडली जो है वो नॉकिंग पार्टिसिपल को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि क्वालिफाई कर रहा है। तो चौथी जो बात है वो ये है कि लाइक एन एडजेक्टिव इट मे क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो जिस तरह एडजेक्टिव की एक क्वालिटी है कि वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसी तरह जो पार्टिसिपल है वो भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करके नाउन और प्रोनाउंस को क्वालिफाई कर लेता है। जैसे कि हमारी एग्जांपल है रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस। तो इसमें जो रोलिंग है, ROLLING, रोलिंग, ये हमारा पार्टिसिपल है, और जो स्टोन है वो हमारा नाउन है। तो ये नाउन और प्रोनाउंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसे कि एडजेक्टिव्स करते हैं। और आखिरी जो पांचवी बात हमने पढ़ी है वो है लाइक एन एडजेक्टिव इट मे बी कंपेयर्ड, कि जैसे एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, मोस्ट, मोर, ग्रेटर, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ये भी कंपेयर किया जा सकता है। कैसे? हमारी एग्जांपल है एजुकेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम, यानी कि हमारे वक्त की सबसे जो अहम जरूरत है वो तालीम है। तो मोस्ट का जो वर्ड है वो क्या है? कंपेयरिंग के लिए आ रहा है। मोस्ट, मोर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कंपेयरिंग के लिए आते हैं। तो ये जैसे कि एडजेक्टिव्स को कंपेयर किया जाता है डिग्रीज में, इसी तरह इसको भी किया जाता है। तो मोस्ट प्रेसिंग, तो प्रेसिंग हमारा पार्टिसिपल हुआ, और मोस्ट जो है वो हमारा कंपेयरिंग की एक डिग्री हो गई। तो ये एडजेक्टिव की तरह कंपेयर भी किया जा सकता है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका खुलासा हो गया एक तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की कुछ फॉर्म्स देखते हैं। तो एक्टिव में है 2 फॉर्म्स और पैसिव में 3 फॉर्म्स हैं। इसमें से एक्टिव में जो प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब जो कि लव है, बेसिक वर्ब लव है, उसकी फॉर्म्स दी हुई हैं सारी की सारी। तो प्रेजेंट जो है उसमें आपको नजर आ रहा है लविंग, और पास्ट जो है यानी कि पैसिव में, उसमें आपको लव्ड नजर आ रहा है। ये ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है, और जो बाकी फॉर्म्स हैं पार्टिसिपल की वो बहुत कम, यानी कि रेयर उनका यूज है। तो देखते हैं इनको। एक्टिव में 2 हैं, प्रेजेंट और परफेक्ट। प्रेजेंट में लविंग, और परफेक्ट में हैविंग लव्ड आपको नजर आएगा। जबकि पैसिव में 3 फॉर्म्स है। प्रेजेंट में आपको बीइंग लव्ड नजर आएगा, परफेक्ट में हैविंग बीन लव्ड,
और पास्ट में आपको लव्ड नजर आएगा। और जो ये मैंने ब्लू हाईलाइटेड की है प्रेजेंट और पास्ट, एक्टिव में प्रेजेंट और पैसिव में पास्ट, ये बहुत कॉमन है, यानी कि ये आपको ज्यादातर नजर आएंगी, जबकि बाकी जो फॉर्म्स हैं वो कम नजर आएंगी। अब हम देखते हैं यूज ऑफ द पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका इसको सबसे बड़ा इस्तेमाल नजर आएगा वो टेंसेज में है। तो सबसे पहले आपको नजर आएगा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो कहाँ पे, कॉन्टिन्यूस टेंसेज में। अगर आपने अभी तक टेंसेज कर ली हैं तो आपको याद होगा कि जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो हमारी वर्ब की फॉर्म आती थी उसको मैं वहां पे बोल रहा था चौथी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है यही चौथी फॉर्म है, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये आपको कॉन्टिन्यूस टेंसेज में, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है तो कॉन्टिन्यूस टेंस में नजर आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पहले एग्जांपल देखें, आई एम लविंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गया। दूसरी आई वाज लविंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का। और तीसरी एग्जांपल आई शैल बी लविंग, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हो गया। इसी तरह इसका एक यूज है कि ये जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल था। अब देखिए हम पास्ट पार्टिसिपल को, तो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो पास्ट के जो परफेक्ट टेंसेज होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करते हैं। कैसे एग्जांपल देखें, पहले एग्जांपल है आई हैव लव्ड, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया टेंस। दूसरी एग्जांपल है आई हैड लव्ड, तो इसमें हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया टेंस। और तीसरी एग्जांपल है आई शैल हैव लव्ड, तो इसमें हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट टेंसेज में पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम आपको उसको कहते हैं। और जो कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म भी हम उसे कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसका पैसिव वॉइस में इस्तेमाल है कि ये पैसिव वॉइस में आपको पता है कि वर्ब की होती ही तीसरी फॉर्म इस्तेमाल है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ही इस्तेमाल होता है। तो आपको पैसिव वॉइस में भी ये नजर आएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो पैसिव वॉइस की आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, आई एम लव्ड, आई वाज लव्ड, आई शैल बी लव्ड। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के पैसिव जो टेंसेज हैं उसको शो करते हुए आपको लव्ड यानी कि लव की तीसरी फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आपको नजर आएगा इस्तेमाल होता हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल दैट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी कि वो पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हुए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है। तो उनका सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो है दे कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, यानी कि वो एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल होते हैं। एट्रीब्यूटिवली हमने पहले पढ़ा था, एट्रीब्यूटिवली में मतलब कोई ना कोई सिफ्त बयान करना, कोई ना कोई खसूसियत बयान करना। तो पहली एग्जांपल है हमारी आ रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस, तो यहाँ पे स्टोन की जो खसूसियत है वो क्या है कि वो रोल कर रहा है यानी कि घूम रहा है। दूसरी एग्जांपल है हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग, तो टैटर्ड जो वर्ड है, टैटर्ड जो हमारा वर्ड है वो एक तो पार्टिसिपल है, आपको पता है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये कोट जो कि एक नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिवली यूज हुआ और ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली का मतलब कोई ना कोई सिफ्त बयान कर रहा है। तो टैटर्ड कोट मतलब फटा हुआ, तो फटा हुआ होना एक क्वालिटी है, एक खसूसियत है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, तो लॉस्ट खो जाना, अपॉर्चुनिटी हमारा नाउन और लॉस्ट उसका खो जाना, उसकी एक लॉस्ट आप कह सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट है। तो इस तरह एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकता है पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। और उसका अगर दूसरा हम यूज देखें तो वो है प्रेडिकेटिवली। तो प्रेडिकेट आपको पता है क्या होता है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मैन सीम्स वरीड, तो इसमें क्या है, जो हमारा पार्टिसिपल है वरीड वो मॉडिफाई कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को, तो ये प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हो गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ही केप्ट मी वेटिंग, तो वेटिंग क्या है, हमारा पार्टिसिपल है और अब यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा इस सेंटेंस में, मी, तो मी को मॉडिफाई करते हुए वेटिंग जो है वो प्रेडिकेटिवली बिहेव कर रहा है, तो ये प्रेडिकेटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा जो इसका इस्तेमाल है वो है अब्सोल्युटली विद अ नाउन और अ प्रोनाउन गोइंग बिफोर, यानी कि जो उसका अब्सोल्यूट यूज है उसमें नाउन और जो नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो पार्टिसिपल से पहले आएगा। एग्जांपल से देखें, आप क्लियर कर लें। पहली एग्जांपल है मैनी हैविंग अराइव्ड वी वर फ्रीड फ्रॉम एंजाइटी, तो इसमें हैविंग अराइव्ड जो है वो हमारा पार्टिसिपल है और उससे पहले मैनी जो है वो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है। तो इसी तरह वेदर और गॉड, द विंड, इनमें से नाउन और प्रोनाउन जो हैं वो सब के सब आपको पार्टिसिपल से पहले नजर आएंगे। तो इनमें पार्टिसिपल परमिटिंग, विलिंग, हैविंग फेल्ड, ये इन एग्जांपल्स में हमारे पार्टिसिपल्स हैं।
और मैनी, वेदर, गॉड, द विंड, ये नाउन्स और प्रोनाउंस हैं। तो इनसे नाउन्स और प्रोनाउंस पहले आएंगे और जो हमारे पार्टिसिपल्स हैं वो बाद में आएंगे। तो ये एब्सोल्यूट यूज है। एब्सोल्यूट का मतलब आम यूज, जो कतई आपको नजर आता है। तो यहाँ पे जो बात नोट करने की वो ये है, जो आपको फ्रेजेस नजर आ रहे होंगे। पहले एग्जांपल में अगर आप देखें तो मैनी हैविंग अराइव्ड, उसके बाद आपको कॉमा नजर आ रहा है और उसके बाद है वी वर फ्रीड फ्रॉम एंग्जाइटी। तो मैनी हैविंग अराइव्ड ये एक फ्रेज है। तो इस फ्रेज में क्या है, ये बाकी पूरे के पूरे जुमले से इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट फ्रेज है। तो इस तरह का जो फ्रेज होता है उसे हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। और जो नाउन या प्रोनाउन इस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है पार्टिसिपल में, एब्सोल्यूट फ्रेजेस में, उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल में वेदरिंग परमिटिंग, ये एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया। और इसमें जो वेदर परमिटिंग, ये एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया और इसमें जो वेदर है वो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। तीसरी एग्जांपल में गॉड विलिंग, तो गॉड विलिंग ये हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया और इसमें जो गॉड है वो नाउन है और विलिंग जो है वो हमारा पार्टिसिपल है। तो इसमें यानी कि गॉड इस्तेमाल हुआ है नाउन पार्टिसिपल के साथ, उस गॉड को हम कहेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसी तरह तीसरी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल में द विंड हैविंग फेल्ड द क्रू सेट टू वर्क विद अ विल। तो इसमें द विंड हैविंग फेल्ड ये एक इंडिपेंडेंट, यानी कि मुकम्मल खुद से एक इंडिपेंडेंट फ्रेज है, इसको हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहेंगे द विंड हैविंग फेल्ड को। और इसमें जो नाउन यूज हुआ है द विंड जो है उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहेंगे। यहाँ पे जो एक बात नोट करने की वो ये है कि एन एब्सोल्यूट फ्रेज कैन बी इजीली चेंज्ड इनटू अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, कि जो एक एब्सोल्यूट फ्रेज है जो हमने पहले देखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ सेंटेंस जो होता है फ्रेज, उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। कैसे, पहले एग्जांपल देखें, स्प्रिंग एडवांसिंग द स्वेलोज अपीयर। इसमें जो स्प्रिंग एडवांसिंग है ये हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज है। अब इसको हम कन्वर्ट करने लगे हैं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में। तो क्लॉज हमारा क्या बना, व्हेन स्प्रिंग एडवांसेस। तो ये कौन सा क्लॉज है, क्लॉज ऑफ टाइम बन गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर अ सेल। यहाँ पे ट्रांसलेशन जो उर्दू में या हिंदी में आपने नहीं देखनी, आपने सिर्फ फोकस करना है कि इसका मतलब क्या सेंटेंस का। द सी बीइंग स्मूथ, इसमें जो पहला पार्ट है वो हमारा द सी बीइंग स्मूथ जो पार्ट है ये हमारा क्लॉज है, सॉरी एब्सोल्यूट फ्रेज है। तो इसको हमने क्लॉज बनाना है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो कैसे बनेगा, इसी का हम बना रहे हैं। द सी बीइंग स्मूथ वो बना बिकॉज द सी वाज स्मूथ। तो ये हमारा एक क्लॉज बन गया, तो इसको हम क्लॉज ऑफ रीजन कह लेते हैं। और आखिरी एग्जांपल है हमारी गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन। तो इसमें जो गॉड विलिंग है ये हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज है और उसको अगर हम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, वो बनेगा इफ गॉड इज विलिंग। तो ये एक क्लॉज बन गया। कौन सा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या क्लॉज ऑफ कंडीशन। आप इसे अगर इसकी टाइप पे जाएं तो क्लॉज ऑफ कंडीशन भी कह सकते हैं। तो कहने का जो मुद्दे की बात है इसमें वो ये है कि एक एब्सोल्यूट फ्रेज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है एरर्स इन द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल के इस्तेमाल में हम जो गलतियां करते हैं, कॉमन गलतियां, वो कौन कौन सी हैं। चूंकि पार्टिसिपल जो है वो अगर हम ग्रामेटिकली देखें उसकी जो नेचर है वो डुअल है, यानी कि वर्ब भी एडजेक्टिव भी। तो इसके साथ कोई ना कोई, अगर ये वर्ब एडजेक्टिव की अगर डुअल नेचर रखता है तो ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ इसका अटैच होना जरूरी है अगर आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सादा लफ्जों में अगर हम कहें तो वो ये है कि इसके साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है, कि कोई ना कोई सब्जेक्ट हो जरूर, फिर इसका इस्तेमाल क्लियर आपको नजर आएगा। कैसे, एग्जांपल से इस बात को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एग्जांपल है स्टैंडिंग एट द गेट ही वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। तो ये इनकरेक्ट है कि गेट पे खड़े हुए वो स्कॉर्पियन उसको लड़ गया, यानी कि स्कॉर्पियन ने उसको डंग मार ली। तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। क्यों, इसमें हमें सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ही नहीं मिला कि कौन स्टैंडिंग एट द गेट, कौन खड़ा था गेट पे, हमें तो नहीं क्लियर हो रहा ना। अब जो इसका क्लियर सेंटेंस है वो इस तरह से है, वो करेक्ट जो है वो है व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग एट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, कि जब वो, अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया है, सब्जेक्ट आ गया है। ही जो हमारा वो सब्जेक्ट है कि जब वो गेट पे खड़ा था उस टाइम उसको स्कॉर्पियन ने डंग मार ली या उसको लड़ गया। तो इस तरह से। दूसरी अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें जो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, यानी कि जो गलत सेंटेंस है, वो है गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन, यानी कि पहाड़ी के ऊपर जब हम गए, यानी कि पहाड़ी के ऊपर जा, इसकी अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करें तो वही गलत है। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस गलत क्यों है, कि गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर ऊपर जाते,
जाते हुए एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन, कि एक पुराना मज़ार नजर आया। तो ये एक इनकम्प्लीट सा सेंटेंस है, इसकी हमें क्लियर समझ नहीं आ रही। अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें, इसको क्लियर करना चाहें, तो उसका करेक्ट कैसे बनता है? वो बनता है व्हेन ही वेंट अप द हिल वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल। तो यहाँ पे हमने ऐड क्या किया है? सिर्फ हमने एक रेफरेंस को ऐड कर दिया, यानी कि एक सब्जेक्ट को, रेफरेंस सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। वो कौन सा सब्जेक्ट है? वी को ऐड कर दिया, यानी कि व्हेन वी वेंट अप, जब हम ऊपर गए, यानी कि जब हम पहाड़ी के ऊपर गए तो हमने क्या देखा जी? वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल, हमने एक पुराना मज़ार देखा। तो इस तरह से, इसी तरह आखिरी एग्जांपल, इस तरह से आखिरी एग्जांपल देखें, इनकरेक्ट सेंटेंस पहले हम देखते हैं, यानी कि गलत सेंटेंस। एंटरिंग द रूम आई फाउंड द लाइट क्वाइट डेजलिंग। एग्जैक्ट अगर इसकी आप करें ट्रांसलेशन, वही गलत होगी। एंटरिंग द रूम आई फाउंड द लाइट क्वाइट डेजलिंग, के रूम में दाखिल होते हुए मुझे लाइट जो है वो डेजलिंग यानी चमकदार नजर आई। इसका अगर करेक्ट बनाएं तो वो है व्हेन आई एंटर्ड द रूम द लाइट वाज क्वाइट डेजलिंग, कि जब मैं एंटर हुआ, रूम में दाखिल हुआ, द लाइट वाज क्वाइट डेजलिंग, तो वो डेजल कर रही थी यानी चमक रही थी, या एक लाइटिंग की तरह कर रही थी बिहेव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सब्जेक्ट को ऐड कर दें तो सेंटेंस जो है वो क्लियर होगा। तो उस सूरत में आप जो पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे वो सही होगा, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ पार्टिसिपल का इस्तेमाल सही होगा, और बगैर सब्जेक्ट के साथ अगर पार्टिसिपल को आप इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा। जैसे कि हमारी गलत एग्जांपल्स में आप देखें, स्टैंडिंग जो है वो एक पार्टिसिपल है, गोइंग जो है वो एक पार्टिसिपल है, और एंटरिंग जो है वो एक पार्टिसिपल है। ये सब के सब इस्तेमाल तो हुए हैं लेकिन गलत। अगर हम दूसरी अपनी करेक्ट एग्जांपल्स देखें तो दूसरी और तीसरी लास्ट एग्जांपल में व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग एट द गेट, तो यहाँ पे स्टैंडिंग जो है वो पार्टिसिपल भी है और उसका सही इस्तेमाल हुआ है। सही इस्तेमाल क्यों हुआ है? उसके पीछे एक सब्जेक्ट लग गया ही। इसी तरह आखिरी एग्जांपल में एंटर्ड जो है वो एक पार्टिसिपल है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, और उसके साथ आई जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे आ गया, इसलिए इसका सही इस्तेमाल हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सही इस्तेमाल के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए रेफरेंस में पार्टिसिपल के सही इस्तेमाल के लिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या मतलब है? कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको एक प्रॉपर जो रेफरेंस में सब्जेक्ट है वो नजर नहीं आएगा। जैसे कि हमारी एग्जांपल है, पहली एग्जांपल देखें, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन द मैजिस्ट्रेट वाज परफेक्टली जस्टिफाइड इन इशूइंग दोज ऑर्डर्स, यानी कि सब कुछ अपने ध्यान में रखते हुए, सब चीजों को देखते हुए द मैजिस्ट्रेट, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट था उसने वाज परफेक्टली जस्टिफाइड इन इशूइंग दोज ऑर्डर्स, कि यानी कि उसने जो ऑर्डर इशू किए थे, जारी किए थे, उसमें वो सही था, जस्टिफाइबल था। तो इसकी इस तरह से ट्रांसलेशन बनती है। लेकिन आपने ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करना, आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो टेकिंग है, जो कि हमारा पार्टिसिपल है, वो बगैर किसी सब्जेक्ट के आ रहा है। यानी कि टेकिंग से पहले हमने अभी डिस्कस किया है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो टेकिंग से पहले कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस फिर भी सही है। क्यों? कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जिस तरह के ये केस है, उसमें हमें क्लियर सेंटेंस की समझ आ रही होती है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, कंसीडरिंग हिज एबिलिटीज ही शुड हैव डन बेटर। तो कंसीडरिंग भी एक हमारा पार्टिसिपल है, लेकिन इससे पहले भी कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यानी कि कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो नहीं आ रहा। तो ये भी एक आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह तीसरा भी हमारा, रफली स्पीकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 2 miles। तो यहाँ पे जो स्पीकिंग हमारा वो पार्टिसिपल है, और उससे पहले हमारा कोई भी सब्जेक्ट जो है वो नहीं आ रहा। रफली जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो एक एडवर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बगैर सब्जेक्ट के भी पार्टिसिपल्स इस्तेमाल होंगे और उनका इस्तेमाल सही होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात जो आपने नोट करनी है इन इस एक्सेप्शंस में भी, वो एक बात ये है कि जो इन एक्सेप्शंस में आपको चाहे सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टूड सी बात है, एक आपको इंडेफिनेट सा सब्जेक्ट की एक सेंस आ रही है कि इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। जैसे अगर हम आखिरी एग्जांपल अपनी देखें तो उसमें है रफली स्पीकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम देयर टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 2 miles। तो रफली स्पीकिंग जो है उसमें हमें पता लग रहा है कि इफ वन स्पीक्स रफली, कि कोई अगर रफली बोलता है कि यानी कि अंदाजतन कहता है, तो इसमें भी एक सब्जेक्ट जो है वो एक वेग फॉर्म में यानी कि छुपा हुआ या इंडेफिनेट या अंडरस्टूड जो है, जिसे हम कहते हैं कि एक सेंस आना सब्जेक्ट की, वो भी इंक्लूड है।
लेकिन ये चंद एक केसेस होते हैं जिनमें आपको पार्टिसिपल के साथ सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर जो पार्टिसिपल है उसके साथ आपको सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस डालना जरूरी होता है उसके सही इस्तेमाल के लिए। नेक्स्ट जो केस है वो ये है कि कुछ ऐसी केसेस होते हैं, कुछ ऐसी एग्जांपल्स होती हैं या कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पार्टिसिपल जो है वो लगा नहीं होता लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, यानी हमें खुद ब खुद उसकी सेंस आ जाती है, हमें खुद ब खुद पता होता है कि यहाँ पे ये मौजूद है। जैसे कि हमारी एग्जांपल है स्वॉर्ड इन हैंड ही रश्ड ऑन द जेलर। अब स्वॉर्ड इन हैंड, तो इसमें अगर हम स्वॉर्ड के बाद बीइंग का इजाफा करते हैं जो कि एक पार्टिसिपल है बी का, तो बी बेस वर्ब है, उसका पार्टिसिपल बीइंग हो गया। तो स्वॉर्ड बीइंग इन हैंड ही रश्ड ऑन द जेलर, यानी कि अपने हाथ में तलवार लिए वो जेलर की तरफ दौड़ा या जेलर पे लपका। तो ट्रांसलेशन को आप छोड़ें, देखें कि स्वॉर्ड के बाद जो बीइंग है अगर हम लगा दें ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है। लेकिन बीइंग अगर ना लगाएं तो फिर भी हमें सेंस आ जाएगी, हमें ये बात अंडरस्टूड है कि बीइंग यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ब्रेकफास्ट हैविंग बीन ओवर वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। तो इसमें क्या है, हैविंग बीन जो है वो अगर लगा दें फिर भी ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, अगर ना लगाएं तो हमें ऑटोमेटिकली एक सेंस आएगी कि ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे एक पार्टिसिपल मौजूद है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन जो है वो मौजूद है। लास्ट जो बात नोट करने की इस चैप्टर में वो ये है कि पार्टिसिपल्स बाजुकात ऐसे होते हैं जिनके जो मीनिंग होती है वो क्लियर नहीं होती जब तक हम उनको किसी क्लॉज में अपने जहन में एक क्लॉज में कन्वर्ट ना कर लें। जैसे कि एग्जांपल है, हमारी पहली एग्जांपल है हैविंग डन हिज लेसन ही वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट। अब हैविंग डन हिज लेसन जो है ये एक क्लियर जो इसका मीनिंग है हमें नहीं पता चल रहा। अगर हम इसको एक क्लॉज में कन्वर्ट कर लें तो क्लॉज हमारा बनेगा आफ्टर ही हैड डन हिज लेसन, यानी कि जब उसने अपना लेसन मुकम्मल कर लिया, यानी कि उसने सबक अपना कर लिया याद। तो ये हमने क्लॉज में कन्वर्ट किया तो हमें अच्छी तरह समझ आ गई। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है बीइंग ओवरपावर्ड, तो ही सरेंडर्ड। तो इसकी अगर हम बीइंग ओवरपावर्ड जो है अगर इसका हम क्लॉज में कन्वर्ट करें तो वो बनेगा बिकॉज ही वाज ओवरपावर्ड। तो इस तरह से जो भी पार्टिसिपल के फ्रेजेस होते हैं उनको जब क्लॉज में आप कन्वर्ट करते हैं तो उनकी जो मीनिंग होती है वो आपको क्लियर हो जाती है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल पोजेसिंग ऑल द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इसको अगर हम क्लॉज इस फ्रेज को जो कि एक पार्टिसिपल फ्रेज है इसको अगर हम क्लॉज में कन्वर्ट करें तो वो बनेगा ऑल्दो ही पोसेस्ड ऑल द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ, यानी कि उसके पास जो एजुकेशन और वेल्थ के सब एडवांटेजेस यानी कि उसके जो फवायद है वो हैं। ही नेवर मेड अ नेम, तो उसका कोई नाम नहीं बना, कोई उसने नाम नहीं कमाया। इसी तरह आखिरी एग्जांपल है फॉलोइंग माय एडवाइस यू विल गेन योर ऑब्जेक्ट। तो फॉलोइंग माय एडवाइस एक फ्रेज है जो कि एक पार्टिसिपल का फ्रेज है, तो इसकी मीनिंग क्लियर नहीं है। तो इसकी क्लियर मीनिंग जानने के लिए हम इसको क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे और वो क्लॉज क्या बनेगा, फॉलोइंग माय एडवाइस का क्लॉज बना इफ यू फॉलो माय एडवाइस। तो इसका मतलब हुआ इफ यू फॉलो एडवाइस, यानी कि फॉलोइंग माय एडवाइस का मतलब अगर तुम मेरी एडवाइस को मेरे मशवरे को फॉलो करोगे यू विल गेन योर ऑब्जेक्ट, तुम अपना जो ऑब्जेक्ट है वो पा लोगे या जो भी आपका तुम्हारा फल है या मकसद है वो पा लोगे। तो इस तरह से कहने का जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो एक पार्टिसिपल है पार्टिसिपल फ्रेज है पार्टिसिपल का, उसको आप जब क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसकी मीनिंग समझ आएगी, अदरवाइज उसका जो मीनिंग होगा वो क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 29 है वो कंप्लीट हुआ।